नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी चल रही है और उसी कड़ी में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ख़ास तौर से जिन बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए बड़े ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि रिसेंट में उनको लगता है कि सब कुछ हमने पढ़ लिया। ये मिक्स क्वेश्चन है, यानी कोई पर्टिकुलर टॉपिक वाइज नहीं है, किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन देखना। और सीरीज़ में हमारी क्लास आगे बढ़ रही है, तो इससे पहले कंटिन्यू जो क्लासेज हुई है उनको भी आप ज़रूर देखें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। बस ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन करके तैयार रहो। याद रहे टेस्ट मंडे को होता है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा हर हफ्ते, क्योंकि जैसे नया टेस्ट ऐड होता है तो प्रीवियस टेस्ट जो है वो हट जाता है। इसलिए सारे टेस्ट देने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है कि 100 वाट का एक लैंप है और 100 वोल्ट सप्लाई पर उसे रेटिंग के साथ में है, 200 वोल्ट सप्लाई के साथ उसे जोड़ना है। यानी 100 वाट और 100 वोल्ट रेटिंग का एक लैंप है, हमें उसे 250 वोल्ट सप्लाई के साथ ऑपरेट करना है। तो सिंपल सी बात है, लैंप की रेटिंग 100 वोल्ट की है, 250 वोल्ट पर इसे जोड़ तो नहीं सकते। अब वो कह रहा है कि बताइए इसे सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए किस मान का प्रतिरोध हमें इसके साथ लगाना पड़ेगा, यानी सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगाना है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि रेजिस्टेंस अगर ज्ञात करें तो R बराबर V/I का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो आसान तरीके से पता लग सकता है। हमें उस अननोन रेजिस्टर की वोल्टेज का एक आइडिया मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है? वो कह रहा है कि 250 वोल्ट सप्लाई पर 100 वोल्ट लैंप को देने हैं, तो हमें इतना तो कन्फर्म हो गया कि हमारे उस अननोन रेजिस्टर को जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 150 वोल्ट मिलेगी। यहाँ तक तो ठीक बात है। अब हमें कैसे न कैसे इस अननोन रजिस्टर में से चलने वाली करंट को और लेकर आना है। तो देखो, जब इस लैंप की रेटिंग 100 वाट है और 100 वोल्ट मिलेगी, तो क्यों ना हम इसी आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए I बराबर P/V का फॉर्मूला लगाएं और मान निकाल दें। 100/100 से देखें तो 1 एम्पीयर धारा बन रही है। चूँकि रेजिस्टर लैंप के श्रेणी क्रम में जुड़ेगा और सीरीज में धारा का मान समान है, अतः लैंप में से चलने वाली 1 एम्पीयर की धारा उस रेजिस्टर में से भी चलेगी। तो रेजिस्टर के लिए वोल्टेज ड्रॉप है 150 वोल्ट, धारा चलेगी 1 एम्पीयर, रेजिस्टर का मान कितना हो गया, 150 ओम। बताइए सवाल समझ में आया क्या? बी उत्तर करेंगे, 150 ओम। डायग्राम बनाकर दिखाऊं, ये है लैंप और ये है उसके सीरीज में जुड़ने वाला रेजिस्टर। बात ख़त्म। 250 वोल्ट यहाँ दोगे, वो कह रहा है 100 वोल्ट इसको मिलनी है, तो सीधी सी बात है इसको कितना मिलेगा, 150 वोल्ट। इसकी रेटिंग और दे रखी है, करंट निकाल दो, जो धारा यहाँ होगी वही करंट इसमें से चलेगी। सिंपल सवाल। आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। UPPCL TG2 पूछ चुका है, दिल्ली मेट्रो इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन भी है। रिसेंट जिन बच्चों ने अच्छी सी तैयारी करी है उनके लिए बहुत बड़े क्वेश्चन भी। देखो सवाल, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? जनरली ओपन सर्किट टेस्ट शब्द जब भी आता है तो हम सब लोहे हानि यानी आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ये ऑप्शन ढूंढते हैं। ये ना हो तो आयरन लॉस के 2 भाग होते हैं, हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट लॉस। तो बच्चे इन दोनों ऑप्शन को ढूंढते हैं। इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं हो तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, वो है चुंबकीय धारा ज्ञात करने के लिए। दरअसल ओपन सर्किट टेस्ट को हम यहाँ फिर नो लोड टेस्ट की तरह कंसीडर करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर को नो लोड पे चलाते हैं, बात तो एक ही है। सेकेंडरी साइड ओपन है तो नो लोड हो गया। और नो लोड टेस्ट के समय ये देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर की I0 कितनी है। सभी बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट जो होती है वो 2 से 5% होती है। किसकी गुरुजी? अपनी FLC की। फुल लोड सेकेंडरी करंट का 2 से 5% होता है।
इस I0 के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं I वाट और एक को बोलते हैं I म्यू। ये म्यू जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स बनाने के काम आता है और इसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, जिसके कारण इस ओपन सर्किट कंडीशन में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.1 से 0.2 लैगिंग के आसपास होता है। सवाल समझ में आ गया? बी उत्तर करेंगे चुंबकीय धारा ज्ञात करने के लिए। हालांकि अच्छा क्वेश्चन भी है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का अगर सवाल पूछे तो ए ऑप्शन कर सकते हो, कॉपर हानि, और कॉपर हानि का ऑप्शन नहीं आए तो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, उसे याद रखना। ठीक है, पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको धीरज धर कर रखना है और पूरी क्लास देखनी है। बच्चे क्या जल्दबाजी बहुत करते हैं, समझते लेते हैं कि ये तो क्या है मैं भी कर लूँगा, और बाद में जब क्वेश्चंस आते हैं सामने तो उसी का स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप पर भेज दें कि ये कैसे होगा। तो रिक्वेस्ट इतनी करूँगा कि चीज़ों को जब भी पढ़े तो आराम से सारा देख लिया करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टरनेटर में कॉइल पिच 5/6 है। देखो 5/6 का मतलब समझा देता हूँ पहले, सवाल बाद में पढ़ेंगे। 5/6 जब भी लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान रखना है कि इसमें जो 6 होती है ना, वो तो है आपकी पोल पिच जिस पर वाइंडिंग करनी चाहिए थी, और 5 है आपकी वाइंडिंग पिच जिस पर आपने वाइंडिंग कर दी। यानी ये तो वो है जिस पर प्रैक्टिकल वाइंडिंग की गई, और ये वो है जिस पर कैलकुलेशन करके पोल पिच लेकर आए, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, स्लॉट बटे पोल से लेकर आए। कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो वाइंडिंग को शॉर्ट कितना किया है, एक स्लॉट छोटा किया है बस। वाइंडिंग कितनी छोटी हुई है, एक स्लॉट छोटी हुई है। अल्टरनेटर में वाइंडिंग अगर पूरी तरह से हो, यानी फुल पिच वाइंडिंग हो, तो वो 180 डिग्री वाइंडिंग कहलाती है। अब हमने वाइंडिंग जो चूज़ की है वो शॉर्ट पिच है। अल्टरनेटर में शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग काम में लेते हैं ताकि फुल लोड पर हार्मोनिक्स जो होते हैं वो समाप्त हो जाए, कॉम्प्लेक्स वेव ना हो, अल्टरनेटर के द्वारा जनरेटेड ईएमएफ प्योरली सिनुसोइडल वेव्स हो, इसलिए हम शॉर्ट पिच या शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सवाल वो ये पूछ रहा है कि वाइंडिंग अब आपने कितने डिग्री पर की है, 180 डिग्री पर तो नहीं की, क्योंकि पिच आपकी 6 आई थी और आपने 5 करी है। बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें ये नहीं पता कि एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितनी छोटी है, और इसे टेक्निकल भाषा में स्लॉट एंगल कहा जाता है, और स्लॉट एंगल यहाँ निकाल भी नहीं सकते। तो इसके लिए फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिस पर वाइंडिंग की जाती है। तो सवाल में क्या आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि पिच में अंतर बटे जो पोल पिच आपने कैलकुलेट करके लाए थे वो इंटू 180 डिग्री। पिच में अंतर कितना है, एक पिच का अंतर है। करनी कितने पर चाहिए थी, 6 पर, 180 से मल्टीप्लाई करो, 30 डिग्री उत्तर निकल कर आ रहा है। यानी वाइंडिंग यहाँ अगर हमारा क्वेश्चन होता कि वाइंडिंग कितने डिग्री शॉर्ट हुई है तो 30 डिग्री उत्तर होता। कितना उत्तर होता, 30 डिग्री उत्तर होता। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि कितने डिग्री पर की गई है। कॉइल स्पान का मतलब होता है जिस डिग्री पर वाइंडिंग की जाती है। देखो भाई, हमें वाइंडिंग करनी कितने पर चाहिए थी, 180 पर। हमने क्या किया, 30 डिग्री छोटा कर दिया, तो फिर हमने वाइंडिंग कितने डिग्री पर करी होगी। आ गया क्वेश्चन समझ में? देखो इतने प्यार से और इतनी डिटेल से कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी चीज़ें आपको, कहीं मतलब मेरे दोबारा जब चीज़ें आती है करवाते हैं। ये बेसिक बच्चों के लिए है, जिनको नॉलेज गेन करना है वो जुड़े रहें। जिनको लगता है ना कि ये मुझे आता है वो परेशान होगा बच्चा, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएगा ना कि क्या धीरे धीरे करवा रहे हो। तो प्लीज़ आपको क्लास पसंद आती है तो एक लाइक वाला बटन आप ज़रूर दबाएं। मैं आपसे बहुत लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ, बिना लाइक के तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए आपको। क्लास का पहला क्वेश्चन देखते ही मुझे लगता है लाइक वाला बटन आपको दबा देना चाहिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहे और लगातार क्लासेज आपको मिलती रहे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में संतुलित साइन वेव है, बैलेंस साइनसॉइडल करंट है, कौन से स्पेस हार्मोनिक अपसेंट होंगे। स्पेस हार्मोनिक्स वो अपसेंट होते हैं, ध्यान रखना, बैलेंस में जो 3 के गुणक में हो पूरी तरह से, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब भाई इन सब में 3 का भाग देना शुरू करो। देखो 5, 9 और 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर 9, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, 5, 9, 13 में, इसलिए छोड़ देंगे। आप देखो 3, 9, 15, 21 इन सब में 3 का भाग जाता है, यानी जो 3 के गुणक में संख्याएं इस चीज़ में लिखी हुई है वो सारे हो जाएंगे। यहाँ देखो 11 में भाग नहीं जाता,
ठीक है, 9 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 21 में जा रहा है, सॉरी यहाँ 9 में तो जा रहा है, सॉरी यहाँ 5, 13 और 13 दो ही ऑप्शन थे यहाँ। इसमें कौन कौन से हैं, 5, 7 और 11, ये 3 थे जिनमें 3 का भाग नहीं जाता। इसमें देखो सारी संख्याएं हैं 3 के गुणक में, इसलिए ये ऑप्शन आपको सही करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिटेल समझनी है चीज़ों को और बहुत डीपली जाना है। वैसे अल्टरनेटर हार्मोनिक्स पर है ना, वाइट बोर्ड पर एक क्लास दे चुका हूँ, बहुत भले टाइम पर दे दी थी, टाइम निकाल करके उस क्लास को पढ़े आओ। अगर नॉलेज गेन करना है हार्मोनिक क्या होता है, कोडिंग एंगल का सवाल आता है कैसे, वो भी मैंने बताया था। वाइंडिंग शॉर्ट पिच करते हैं तो कितना कोडिंग एंगल रखेंगे, उसका भी क्वेश्चन आता है। वैक्यूम क्लीनर में मोटर कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। यूनिवर्सल मोटर के यूजेज को पढ़ लो, मोस्टली 4 यूजेज याद रखो, फूड मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, पोर्टेबल ड्रिल मशीन और सिलाई मशीन, इन चारों में इस्तेमाल की जाती है। गुरुजी क्या क्या विशेषताएं हैं, AC/DC दोनों पर ऑपरेट हो सकती है। एकमात्र इंडक्शन मोटर जिसकी गति 3000 RPM से अधिक हो सकती है। ठीक है, और मोटर की डायरेक्शन बदलने के लिए ब्रश के कनेक्शन बदल सकते हो आप। और गति नियंत्रण की 3-4 विधियाँ होती है, 2 वाइंडिंग होती है। मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क 450% होता है। ठीक है, तो जितना भी इसके बारे में आप और याद रख सके चीज़ें पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बेसिक फंडामेंटल चल रहा है। देखो ये है वो क्वेश्चन जहाँ 1 नहीं 6 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, आराम से पढ़ लेना। कह रहा है कि DC मशीन पर आरोपित किया गया वोल्टेज 230 वोल्ट है और बैक EMF का मान बताना है आपको कितना है फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप। अधिकतम शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक DC मोटर में बैक EMF और आरोपित वोल्टेज में क्या संबंध होता है, ध्यान से सुनना। बैक EMF सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है, उस समय मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होती है, पॉइंट नंबर 1। तो दूसरा वो आपसे सप्लाई वोल्टेज का मान पूछ सकता है, तो सप्लाई वोल्टेज बैक EMF का दोगुना होना चाहिए। 2 सवाल। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम पावर डेवलप के लिए सप्लाई वोल्टेज और बैक EMF का अनुपात कितना होगा। चौथा क्वेश्चन भाषा बदल करके कह देगा कि बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात कितना होगा। 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जैसे वोल्टेज देकर बैक EMF पूछे, बैक EMF देकर वोल्टेज पूछे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। देखो कंटेंट बहुत शानदार है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए, बेसिक इससे बढ़कर कहीं नहीं मिलेगा। 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, बैक EMF इसका आधा होना चाहिए, 115 वोल्ट उत्तर आएगा। शायद किसी को कोई समस्या नहीं है। अब किसी क्वेश्चन में कह दे कि बैक EMF 100 वोल्ट है, बताओ सप्लाई वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, तो 200 वोल्ट। रेशियो कितना होना चाहिए, एक बार 2 उत्तर आएगा, एक बार 0.5 उत्तर आएगा। ऊपर किसको रख रहा है वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम न्यूनतम है। जिस डायोड का टाइम न्यूनतम होता है वो उतना ही फास्ट डायोड या तीव्र डायोड मानते हैं, और वो डायोड है हमारा शॉर्टकी डायोड। इसलिए ध्यान रखना, इसे फास्टेस्ट डायोड भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें कोई PN जंक्शन नहीं होता, इसलिए ये क्यों है, क्योंकि इसमें कोई P काम में ही नहीं लिया जाता, N होता है, मेटल डायोड की श्रेणी में होता है। ठीक है, फास्टेस्ट डायोड है, हॉट कैथोड कैरियर के नाम से भी इसको जानते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ने इसके बारे में कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। और शॉर्टकी डायोड की वैसे अलग से क्लास जो आपको दे ही रखी है, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्मोनिक के कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर अपनी सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर चलती है, उसे क्या कहा जाता है। NS के 7वें भाग पर चलने को हम बोलते हैं क्राउलिंग, और क्राउलिंग को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं रेंगन। ठीक है, जैसे मोटर चलनी चाहिए थी 1000 RPM पर, और 7वें हिस्से पर यानी लगभग मोटर का अगर निकाल कर देखें तो कितनी आएगी, 150 RPM के आसपास आएगी। इतनी धीरे चलती है तो उसे बोलते हैं क्राउलिंग। कोगिंग होता है मैग्नेटिक रूप से लॉकअप हो जाना, स्टेटर और रोटर का चुंबकीय रूप से लॉकअप हो जाना, इसलिए इसे मैग्नेटिक लॉकअप भी बोलते हैं। सिंक्रोनस मोटर तो चलती इसी के कारण है, लेकिन इंडक्शन मोटर नहीं चलेगी। बी ऑप्शन है जॉगिंग। जॉगिंग का दूसरा नाम होता है इंचिंग, और ये है मोटर का एक ऑपरेशन यानी परिचालन, जिसमें हम मोटर को क्या करते हैं, बार बार कमांड देते हैं जितनी हमारी ज़रूरत होती है, यानी आवश्यकता अनुसार फ्रिक्वेंटली मोटर को ऑपरेट करना। जैसे विद्युत घंटी जो है ना, इसका सर्किट इंचिंग ऑपरेशन की श्रेणी में ही आएगा।
जब तक ज़रूरत है तब तक हमने ऑन कमांड देख कर रखी है। मोटर के सर्किट में ये आता है दरअसल, और इसकी एक खास बात होती है कि इसमें होल्डिंग बटन नहीं होता, ठीक है। जो ऑक्सिलरी एनो होता है ना, स्टार्ट पुश बटन के समांतर में लगता है, वो इसमें नहीं होता। तो जब तक कमांड देकर रखते हो कोयल पिकअप रहती है और उसके बाद ड्रॉप हो जाती है। प्लगिंग क्या है? तो ये मोटर को रोकने की एक विधि है, ब्रेकिंग का एक प्रकार है। इंडक्शन मोटर को रोकने के लिए प्लगिंग, डायनेमिक, रीजनरेटिव, 3 तरह की ब्रेकिंग विधियाँ काम में लेते हैं, है ना। डिटेल बता ही चुका हूँ, इंडक्शन मोटर वाले में चेक करना। डिजिटल बोर्ड जिन्होंने लेटेस्ट क्लासेज अटेंड कर ली हो, इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग विधियों में करवा रखा है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, किस मोटर में न्यूनतम अनुरक्षण की आवश्यकता होगी? मिनिमम मेंटेनेंस किसको चाहिए? देखो, सीरीज मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर, स्लिप-रिंग मोटर में ब्रश और स्लिप-रिंग, शंट मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर, केज मोटर में ना तो कोई स्लिप-रिंग है, ना कोई कम्यूटेटर है, ना कोई ब्रश है, तो एक चीज़ कम हो गई ना, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। इस मोटर को केवल एक ही अनुरक्षण की ज़रूरत है कि बार बार समय समय पर इसको ग्रीसिंग करते रहो बस। उन सब में बियरिंग में ग्रीसिंग की भी ज़रूरत है, और कम्यूटेटर और स्लिप-रिंग, कार्बन ब्रश, उन सब को भी चेक करना है। तो मिनिमम मेंटेनेंस टू बी रिक्वायर्ड फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। क्लास समझ में आ ही रही होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद है कि लाइक वाला बटन तो अब तक आपने दबा ही दिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर सप्लाई से 3 किलोवाट शक्ति लेती है, 6 पोल 50 हर्ट्ज 960 आरपीएम पर चलती है। रोटर कॉपर लॉस की गणना करें। किस किस को फॉर्मूला याद है? रोटर कॉपर लॉस के लिए फॉर्मूला होता है अंश या स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर। याद रखें, जब रोटर की इनपुट ना बता रखी हो तो वही इनपुट माननी है जो सप्लाई से स्टेटर को इनपुट मिलती है। स्टेटर की एफिशिएंसी ऐसे मामले में 100% मानी जाती है, यानी स्टेटर के कॉपर लॉस, स्टेटर के आयरन लॉस को नेग्लिजिबल मानते हैं, और मान लिया जाता है कि पावर 100% टू बी ट्रांसफर्ड इनटू एयर गैप, जो कि रोटर की इनपुट पावर की जैसी होती है। इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी क्या? नहीं, इतनी आती है, इससे ज़्यादा इंग्लिश आती भी नहीं है। स्लिप नहीं दे रखी, निकाल कर ले आएंगे। 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति आएगी 1000 आरपीएम। पहला सवाल, सिंक्रोनस गति 1000 आरपीएम। अब स्लिप निकालो। 1000 आरपीएम की मोटर अगर 960 आरपीएम पर चलती है तो 40 आरपीएम स्लिप हो गया। इसे आप प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 4% स्लिप है। रख दो यहाँ पर 4/100 इंटू 3000 वाट। कितना उत्तर करोगे माय डियर? 120 वाट। बताओ किसी को कोई कन्फ्यूज़न है क्या? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ख़ास तौर से यूपीपीसीएल, यूपी आर्विनल जैसे बड़े एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अगला सवाल, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में विकसित यांत्रिक शक्ति के लिए सही व्यंजक क्या है? डेवलप मैकेनिकल पावर के लिए पूछ रहा है, यानी पीएम। ठीक है, मैकेनिकल पावर जो होती है ये होती है 1 माइनस स्लिप इंटू पावर जनरेटेड, यानी जो रोटर पर विकसित शक्ति होती है उसको स्लिप के अलावा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मैकेनिकल पावर इसकी इक्वल टू होगा। कौन सा करोगे? ये ऑप्शन है ना, 1 माइनस स्लिप इंटू रोटर इनपुट पावर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल TG2 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, बाकी तो अपनी मर्जी से चल ही रहे हैं सारे। देखो 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई जुड़े उदीप्त लैंप 0.4 एम्पीयर की धारा लेता है। लैंप का प्रकाश 2000 ल्यूमन है, तो प्रदीप्ति दक्षता की गणना करें। ये तो अभी रिसेंट क्लास में भी हो गया था, शायद कर सकेंगे। लैंप की दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट ल्यूमन बटे इनपुट वाट। 2000 ल्यूमन प्रकाश दिया हुआ है, इनपुट में वाट नहीं दिया, V इंटू आई कर देंगे। 2000 बटे 250 इंटू 0.4, उत्तर आएगा आपका 100, भाग देंगे 20 ल्यूमन प्रति वाट, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, रिसेंट अभी पिछली क्लास में हुआ है, 2 या 3 क्लास पहले ही था, मुझे नहीं याद है, सॉरी, बट करवाया ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। टंगस्टन फिलामेंट लैंप की तुलना में निम्न में से क्या फ्लोरेसेंट ट्यूब का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। देखो, कॉस्ट अधिक होती है, इनिशियल लैंप 10 रुपये 20 रुपये का आ जाता है, ट्यूबलाइट तो बहुत महंगी आती है। अधिक कार्यकाल, वेरी गुड, लाइफ ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी बात है। उदीप्त लैंप की अपेक्षा ट्यूबलाइट की बहुत ज़्यादा होती है। प्रदीप्ति दक्षता बहुत होती है, तो फिर ए ऑप्शन कर देना। प्रारंभिक लागत मूल्य अधिक होता है, तो ये लाभ नहीं, ये हानि हो गया ना एक तरह से। फिर लैंप 10 रुपये में ही आ रहा है, ट्यूबलाइट आपकी 100 रुपये में आ रही है, 10 लैंप के बराबर हो गया, कॉस्ट 10 गुना हाई हो गई, तो ये लाभ थोड़ी हानि गिना जाएगा। ठीक है, शायद किसी को कोई समस्या नहीं है, बढ़िया चल रही है क्लास, आराम से समझ में भी आ रहा है। सवाल सुनिए अगला,
आर्मेचर को वाउंड करते समय असंतुलित वाइंडिंग के कारण कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं और इस भार को संतुलित करने के लिए स्लॉट में एक अतिरिक्त कॉइल डाली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पहली बात तो ये जो खाली स्लॉट रह जाते हैं ना, इन्हें डमी स्लॉट बोलते हैं। डमी स्लॉट होते हैं, डमी पैनल होते हैं, हर जगह होते हैं। कंट्रोल पैनल में खाली पैनल को डमी पैनल बोला जाता है। बस बार में भी खाली बस होती है, उसे डमी बस बोलते हैं। तो डमी स्लॉट है, उसमें डलने वाली कॉइल को डमी कॉइल बोलेंगे। डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मशीनों में होती है, चाहे अल्टरनेटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों में काम में लेते हैं और हंटिंग समाप्त करने के लिए होती है। शेडिंग रिंग शेडेड पोल मोटर में फेज अंतर पैदा करने के लिए है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन समाप्त करने के लिए होती है। अगला सवाल, इतना ही है क्या? किस प्रकार के जोड़ में किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती? ऊष्मा उत्पन्न भैया रिवेटिंग से नहीं होती। रिवेटिंग केवल प्रतिबल दाब से जोड़ी जाती है। एक लोहे की जैसी शाफ्ट जैसी होती है, ले लिया और दोनों साइड से दाब दिया उसे। सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, इन सब में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, सी उत्तर आएगा। बस क्या हो गया फिर? ठीक है, चलो बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। आज की क्लास यहीं रोकेंगे। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। क्लास दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।